Yes, so very good afternoon everyone. चलो let's start with your new chapter number 8 which is company meetings. अब यहाँ पे हम लोग कंपनी के में मीटिंग्स, कंपनी मीटिंग 1 पढ़ा अपन ने, नाउ कंपनी मीटिंग 2 पढ़ने वाले। यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे कैसा क्या पढ़ने वाले। अच्छा एक बात बताओ, पहले लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। लास्ट लेक्चर में नोटिस पढ़ा, एजेंडा पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में मीटिंग्स को कैसे मोशन होगा, उसके बाद में रिजोल्यूशन पास होगा, फिर रिजोल्यूशन के बाद में क्या हो जाएगा, मिनट्स बनेगा। तो उसके पूरे अपन ने प्रोसीजर्स पढ़े थे, ठीक है। वो रिजोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन होता है, मतलब हर एक टॉपिक के अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। कोरम पढ़ा बाद में अपन ने कि भाई मिनिमम कितने नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड है। अब कंपनी मीटिंग 2 ये जो चैप्टर है आपका, इसमें आप क्या पढ़ने वाले हो पता है, कितने टाइप्स है मीटिंग के, बस चैप्टर दी एंड। कंपनी मीटिंग्स एक होती है तुम्हारी शेयर होल्डर की मीटिंग होगी, दूसरी होगी डायरेक्टर की मीटिंग। आपको तो सिर्फ ये 2 ही पार्ट मैंने अभी तक बताया है, आपको मैंने तीसरा पार्ट बताया नहीं कि भाई क्रेडिटर्स की भी मीटिंग होती है, ठीक है। अभी ये जो शेयर होल्डर की मीटिंग है ना, इसमें भी अलग अलग मीटिंग होती है। एक हो गई तुम्हारी जनरल मीटिंग, ठीक है, एक हो गई तुम्हारी क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग मतलब पर्टिकुलर एक क्लास ऑफ शेयर्स, जैसे लाइक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उनका एक अलग मीटिंग हो गया, ठीक है। जनरल मीटिंग किसकी होती है, इक्विटी शेयर होल्डर वालों की होती है ना। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जनरल मीटिंग भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। वो कौन से 2 पार्ट मैडम, एजीएम एंड ईजीएम। एजीएम जो रेगुलर बिजनेस आप ट्रांजैक्ट करते हो जहाँ पे, और कभी इमरजेंसी आ जाती है, और जब आप सालाना जो एवरी ईयर जो आप मीटिंग लेते हो, एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब आज आपको कोई इम्पोर्टेंट बिजनेस को ट्रांजैक्ट करना है, बट यार एनुअल जनरल मीटिंग की राह तो नहीं देख सकते हम, इतना तो टाइम नहीं है हमारे पास में, तब इस केस में आप ईजीएम बुला सकते हो, ठीक है। तो एक बार वापस से, शेयर होल्डर मीटिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, जनरल मीटिंग एंड क्लास मीटिंग। ये जनरल मीटिंग अगेन 2 टाइप, एजीएम एंड ईजीएम। ये जीएम डिवाइडेड इनटू एजीएम एंड ईजीएम, और यहाँ पे कौन सी होगी, सीएम, जीएम सीएम, डन। नाउ डायरेक्टर्स मीटिंग। अब ये डायरेक्टर्स मीटिंग है, वो भी हमें क्या पता है डायरेक्टर की कौन सी मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग, उसके अलावा कोई मीटिंग नहीं पता। उसके अलावा एक और मीटिंग होती, कमिटी मीटिंग्स। आपको ये नहीं पता था, कमिटी मीटिंग नहीं पता थी, आपको क्लास मीटिंग नहीं पता था, और आपको क्रेडिटर मीटिंग नहीं पता था। बाकी सब आपको पता है, यस और नो। बाकी सब आपको एक एक बार आपने सुन लिया है कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें होती है, यस एवरीबॉडी। चलो आ जाओ, अब एक एक बार स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आज का अपना टारगेट है ये इतना पार्ट खत्म करना, इतना खत्म करते हैं, एजीएम ईजीएम तक आज खत्म करते हैं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट गाइस। टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर मीटिंग भी बोल सकते हैं या फिर जनरल मीटिंग भी बोल सकते हैं। ये पॉइंट तो मैं आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर बता रही हूँ कि मेंबर्स बोला तो शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स बोला तो शेयर होल्डर की मीटिंग। शेयर होल्डर की मीटिंग कौन सी होती है, जनरल मीटिंग। बोर्ड बोला तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कौन सी मीटिंग, बोर्ड मीटिंग। वहाँ पे कौन सा रिजोल्यूशन, बोर्ड रिजोल्यूशन। यहाँ पे जनरल मीटिंग में कौन सा रिजोल्यूशन, OR या SR, यस और नो। ये सारे बेसिक टर्म्स अपने क्लियर है, ठीक है। शैल आई मूव अहेड, यस और नो। चलो नाउ अभी शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग है या जनरल मीटिंग है, जनरल मीटिंग में क्या होता है डियर, कौन पार्टिसिपेट करता है, शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं। जनरल मीटिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है, शेयर होल्डर्स, ठीक है। क्यों, ताकि वो कंपनी को मैनेज कर पाए प्रॉपर वे में, ठीक है। दे एक्सरसाइज देयर राइट टू मैनेज द कंपनी बाय पार्टिसिपेटिंग इन द शेयर होल्डर्स मीटिंग। वो अपना एक राइट एक्सरसाइज करते हैं ताकि वो कंपनी को मैनेज कर पाए प्रॉपर तरीके से। जनरल मीटिंग कौन अटेंड करता है, शेयर होल्डर्स, ठीक है। नाउ ये जो शेयर होल्डर्स है ना, ये कौन से होंगे, स्पेसिफिकली ये इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग होती है, ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। ये अभी तक आपको नहीं पता था, ओके। नाउ एजीएम एंड ईजीएम। इक्विटी शेयर होल्डर्स की 2 टाइप की मीटिंग हो सकती है, या तो एनुअल जनरल मीटिंग, या तो ये लोग साल में कंपलसरी एक बार मिलेंगे, या फिर बीच में भी मिलना है तो वो लोग कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस है, इंपॉर्टेंट मैटर है जिसमें ट्रांजैक्शन लेने हैं, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी बुला सकते हो। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? तो शैल आई स्टार्ट विथ योर एजीएम देन।
एजीएम स्टार्ट करूँ ना? ओके बॉस, अब ये एनुअल जनरल मीटिंग, इससे एक चीज तो समझ में आती है कि ये साल में सिर्फ एक ही बार होने वाली है, जैसा ना, कुछ लॉजिक नहीं। अच्छा, क्या देखेंगे हम लोग साल में एक बार कि कंपनी का प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, मतलब अरे तुम्हारी साल में एक बार एग्जाम होती है, एनुअल एग्जाम होती है, उससे क्या मिलता है? रिपोर्ट कार्ड मिलता है, उसमें क्या मालूम पड़ता है कि तुम्हारा प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। वैसे ही अपन ये देखेंगे कि कंपनी का प्रोग्रेस कैसा है, साल भर में से क्या क्या एक्टिविटीज की है। बहुत सारे इश्यूज अपन यहाँ पे डिस्कस, वेरियस इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं और मीटिंग में डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। मेन पर्पस क्या है एजीएम का, ये बताओ। ये तो हो गए सारे जनरल पॉइंट। व्हाट इज द मेन पर्पस? मेन पर्पस बोल दो या मेन ऑब्जेक्टिव बोल दो जनरल मीटिंग का, क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स मिलेंगे तो किस बारे में मिलेंगे? मैम वाई इक्विटी, वाई नॉट प्रेफरेंस? ऐसा किसी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है क्या? तो ये ध्यान रख लेना, इक्विटी जो ओनर्स होते हैं ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दोनों में फ़र्क है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ना फिक्स, मान लो जैसे 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, मतलब इनको ना 8% का फिक्स डिविडेंड मिलता है। फिक्स क्या मिलेगा? डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं मिलता। तो ये लोगों ने तो कंपनी, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करके रिस्क लिया है बॉस, तो इनको कंपनी का क्या मिलेगा? प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद में जो भी कुछ प्रॉफिट बच जाएगा, उसका वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? इक्विटी डिविडेंड मिल देगा, नो डाउट इन दैट, बट प्रेफरेंस डिविडेंड तो देना ही पड़ता। इस साल नहीं दिया तो अक्यूमुलेट होगा अगले साल, इस साल और ये साल और पिछले साल का, दोनों साल का साथ में मिला के देना पड़ेगा। बट अगर इक्विटी डिविडेंड नहीं दिया तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? बिकॉज दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, इन्होंने आपकी कंपनी में रिस्क ली है। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये जो एजीएम की तुम बात करते हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करो, तो वो पर्सपेक्टिव से आपने इंटेंट से देखना कि भाई ये लोग ओनर्स है कंपनी के, ये लोग डिसीजन लेंगे तो क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। अब वो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि यार ये इतने इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर्स है, इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कंपनी में, तो ये लोग क्या क्या डिसीजन लेते होंगे? कंपनी के अकाउंट्स, एनुअल अकाउंट्स, एनुअल जनरल मीटिंग है तो एनुअल अकाउंट्स साल में कंपनी का, जो डायरेक्टर रिपोर्ट होता है, जो ऑडिटर रिपोर्ट होता है, वो सारी चीज़ें बराबर है या नहीं है, वो देखेंगे। डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। डायरेक्टर्स को अगर रिटायर करना है या वो जो रिटायरिंग डायरेक्टर उसके प्लेस पे कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो वो नया ऑडिटर, फिक्सिंग रेम्यूनरेशन, कितना प्रोग्रेस, कितना परफॉर्मेंस किया कंपनी का। अब मुझे एक बात बताना, क्या तुम्हें कुछ भी थोड़ा बहुत याद आ रहा है? लास्ट लेक्चर में ऐसा कुछ पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में ऐसा कुछ पढ़ा, कुछ भी याद आ रहा है क्या? क्या ये कहीं कहीं पढ़ा हुआ है? यस और नो? कहाँ पढ़ा था? जनरल मीटिंग ओआर में पढ़ा था? अरे ये तो ना ओआर में पढ़ा था ना, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, यही तो होते हैं। ओआर कहाँ पास होता था? वो जनरल मीटिंग में। कौन सी जनरल मीटिंग? ईजीएम बोला था क्या? नहीं, सिर्फ जनरल मीटिंग बोला तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि एजीएम है। और यहाँ देखना, ये वही पॉइंट्स है, एजीएम में ही ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं। एजीएम बोल दो, ओआर बोल दो, सेम पॉइंट्स, डन एवरीबॉडी। तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत ही नहीं है अपन को यहाँ पे, बिकॉज हमें ये पॉइंट तो ऑलरेडी आता है। यस और नो? लो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है कि लेट अस से कि जो कंपनी है तुम्हारी वो इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अगस्त 2018। 1 अगस्त 2018 को तुम्हारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, तुम्हारी कंपनी बन गई है, ठीक है। तो पहला एजीएम कब होना चाहिए? पहला एजीएम कब होना चाहिए? विद इन कितने मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? विद इन 9 मंथ। फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा है? फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब हो रहा है? बोलो। अरे तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा पीरियड, कहाँ से कहाँ तक का है? मार्च, मान लो 28 फरवरी का एक महीना, ठीक है। या फिर मैं सिर्फ ऐसे लिखती हूँ आपका मार्च मंथ, फरवरी मंथ, जनवरी मंथ, ठीक है। दिसंबर मंथ, अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये 9 मंथ्स में, विद इन दिस 9 मंथ्स, ये बात अलग है कि तुम्हारी जो कंपनी है वो अगस्त में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ठीक है, अगस्त के बाद से ये महीनों में कभी भी विद इन दिस 9 मंथ फिनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, उसके 9 महीने पहले आप कभी भी फर्स्ट एजीएम रख सकते हो। इज दिस पॉइंट क्लियर? नाउ अगर सेकेंड एजीएम की बात करोगे, किसकी बात करोगे? ये फर्स्ट एजीएम का किस्सा क्लियर है एवरीबॉडी? फर्स्ट एजीएम का किस्सा क्लियर है? क्या बोल रहा है फर्स्ट एजीएम? विद इन 9 मंथ्स, 9 महीने पहले फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बैक कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है जी। ओके, नाउ लेट्स से कि मान लो अगस्त बोल रहा है ना, वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई अगस्त में, मान लीजिए कंपनी अपनी एजीएम हेल्ड करती है जून को। क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए कि कंपनी अपनी जो एजीएम है वो जून में मंथ में इनको ये करती है, हेल्ड करती है, तो इट हैज सेटिस्फाइड द फर्स्ट कंडीशन। 9 महीने के पहले पहले उसने किया है क्या? विद इन दिस 9 मंथ उसने किया है क्या? किया है, यस। तो आप क्या बोलोगे कि therefore it has satisfied the condition of conducting first एजीएम। देखो इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, दैट इज फॉर वेरी श्योर, बट एटलीस्ट मालूम होना चाहिए कि ये कंटेंट आपको बोल क्या रहा है, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है कि जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ ना 31 मार्च, उसके 9 महीने पहले तब तुम एजीएम कर सकते हो विद इन दिस 9 मंथ। विद इन बोल रहा है, इट शैल बी हेल्ड विद इन 9 मंथ्स, तो आप इसमें कर सकते हो। तो अगर मान लो आपकी कंपनी जो है, आपके कंपनी का एजीएम जो 1 जून को हेल्ड हुआ है, तो क्या आपने सेटिस्फाई किया है एजीएम? ये कंडीशन क्या ये 9 महीने के अंदर हुआ है? हाँ जी, बिंदास, ठीक है। सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए क्या कंडीशन बोला है? सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए बोला है मैडम कि क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने विद इन दिस 6 मंथ्स। ओके, तो मुझे बताना कि जो तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है? मतलब 31 मार्च में एंड होता है। 31 मार्च के 6 महीने पहले बोला तो सितंबर आया, मतलब तुम्हारा जो मीटिंग है सेकेंड एजीएम वो, अरे देखो ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं? विद इन दिस 6 मंथ्स 30 सितंबर बोल रहा है, ठीक है। तो ये 6 महीने के पहले पहले आप इजीली सेकेंड एजीएम आप कर सकते हो, यू आर अलाउड। नाउ ये वाला पॉइंट क्लियर है? 6 महीने के अंदर मतलब 30 सितंबर के पहले पहले हो जाना चाहिए, ओके। अब इन दोनों की जो एजीएम है ना, ये पहला एजीएम इस दिन हुआ और ये जो दूसरा एजीएम है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 15 महीने से ज़्यादा का नहीं चलता, मैक्सिमम 15 महीने का गैप चलेगा। तो 1 जून से 31 मार्च, 30 सितंबर 19 काउंट करना कितना होता है? 1 जून 18 से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये कौन सा मार्च हुआ आपका? मार्च 19 आ गया, ठीक है, 19 आ गया, क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी से नया साल शुरू हुआ ना, 19। नाउ अगेन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितना हुआ ये? 12, 13, 14, 15 हुआ। और ये तो 16 मंथ हो रहा है यार, ये तो 16 महीने हो रहे हैं, मतलब इतने तो 15 महीने के गैप एक्सीड मार दिया ये इन दोनों को काउंट करो, तुम्हारा 15 मंथ का जो मैक्सिमम गैप बोला है वो एक्सीड हो गया। तब क्या मैक्सिमम आप कब तक कर सकते हो? आप कर सकते हो, वो क्या बोल रहे हैं, जो गैप है बिटवीन दिस 2 एजीएम, फर्स्ट एजीएम एंड सेकेंड एजीएम, वो 15 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये वही लाइन लिखी कि हाउ एवर द गैप बिटवीन द 2 मीटिंग कैन नॉट बी हेल्ड मोर देन 15 मंथ्स। तो डियर, ये जो मीटिंग है अब आपकी 31 अगस्त तक हो सकती है, ठीक है। 15 मंथ अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, 15 महीने 1 जून से कैलकुलेट करोगे ना, तो 1 जून 18, ठीक है, से मई, 12 महीने हो गए। फिर जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने हो गए, और 12 + 3 तो 31 अगस्त तक ही तुम मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो। मतलब सेकेंड एजीएम 31 अगस्त तक के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। बट आपने कब किया? आपने तो सीधा सितंबर कर दिया बॉस, नहीं चलेगा, नॉट अलाउड। मैम किया तो क्या हो जाएगा? फाइन लगेगा। उनको कैसे पता चलेगा? सब मालूम पड़ता है, आरओसी को तुम फाइल नहीं करते हो डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें मालूम पड़ती है उनको। डन डियर। 2 एजीएम के बीच में फर्स्ट एजीएम मान लो 1 जून को हुआ है, दूसरा एजीएम मान लीजिए 30 सितंबर तक हुआ है,
तो इन दोनों एजीएम के बीच का जो गैप है वो 15 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 15 महीने होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब यार एटलीस्ट तुम मैक्सिमम 15 महीनों में एक बार तो मिलना चाहिए आपने, इतना सा मतलब है। इसका मीनिंग क्या है कि जो शेयर होल्डर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर्स है यार, आप कंपनी पे रिस्क ले रहे हो, यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, यू आर द रिस्क टेकर ऑफ द कंपनी। 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए आपकी 2 मीटिंग के अंदर। डन एवरीबॉडी, क्लियर है वाला कंसेप्ट। नाउ अब एक चीज़ ध्यान रखना, आरओसी चाहे, अगर रजिस्ट्रार चाहे तो मतलब मान लो आपने रीज़न दिया कि नहीं सर हमारी मीटिंग नहीं हो पाई ड्यू टू दिस वैलिड रीजन, तो वो ठीक है, वो तुम्हें एक्सटेंशन दे देगा 3 महीने का, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। और वो एक्सटेंशन भी मिलेगा तो सब्सिक्वेंट मीटिंग में मिलेगा, सब्सिक्वेंट एजीएम में मिलेगा, फर्स्ट एजीएम में कोई एक्सटेंशन नहीं दे सकता तुमको। आरओसी कैन नॉट प्रोवाइड एक्सटेंशन टू फर्स्ट एजीएम, लेकिन हाँ सब्सिक्वेंट एजीएम में वो मैक्सिमम 3 महीने का एक्सटेंशन दे देगा। डन डियर। और ओपीसी कंपनी को तो ये एजीएम वगैरह लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो एग्जम्प्टेड ही है, 1% कंपनी है तो क्या एजीएम, तुम ही शेयर होल्डर हो, तुम ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो। यस और नो? डन, इज दिस पॉइंट क्लियर? तो टाइम ऑफ होल्डिंग समझा क्या आपको? सिर्फ और सिर्फ अब देखो, सिर्फ और सिर्फ रेड हाईलाइट्स पढ़ो, दैट्स इट, पूरा खत्म हो जाएगा। लीगल प्रोविजन, टाइम कितना, फर्स्ट एजीएम विद इन 9 मंथ्स, ठीक है, कहाँ थे, क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर थे। सेकेंड एजीएम विद इन 6 मंथ, कहाँ थे, क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर थे। मैक्सिमम गैप 15 महीने का होना चाहिए, ठीक है जी, ये समझ में आया। आरओसी सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए बिल्कुल एक्सटेंशन दे सकता है, फर्स्ट एजीएम के लिए एक्सटेंशन अलाउड नहीं है। और ओपीसी को तो, जो ओपीसी कंपनीज होती है उनको तो एजीएम का ही सवाल नहीं होता, ठीक है। नाउ हु हैज़ द अथॉरिटी, किसको अथॉरिटी है कि ये एनुअल जनरल मीटिंग को बुलाए, कन्वीन करे, कंडक्ट करवाए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कितने दिन पहले का नोटिस आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ओआर देना है, कितने दिन का नोटिस लगता? 21 क्लियर डेज का नोटिस लगता है, यस और नो? अरे स्पेशल ये सॉरी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशंस कितने दिन का लगता है? जनरल मीटिंग बुलानी है, कितने दिन पहले का नोटिस देना है? 21 दिन। और बोर्ड मीटिंग बुलानी है तो 7 दिन। अच्छा, ये 21 दिन की नोटिस देनी, लेकिन कैसे? या तो आप इन पर्सन दे दो, या तो तुम पोस्ट कर दो, या तो तुम इलेक्ट्रॉनिकली दे दो। ये भी पढ़ा था। अब बाकी सारी चीज़ आपने पढ़ी हुई है, ऐसी कोई चीज़ नहीं आपने नहीं पढ़ी है, सिर्फ ये एक पार्ट नया था, तो ये एक पार्ट थोड़ा सा देख लोगे। इस पूरे पेज में सिर्फ इतना सा पार्ट नया था, ये वाला पार्ट भी रिपीटेड है प्रीवियस चैप्टर से, सिर्फ ये एक पार्ट नया, टाइम ऑफ होल्डिंग एजीएम, बाकी सब पुराना है। देखो कभी होगा एजीएम, कब कंडक्ट होगा? ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ओनली, 9 बजे से 6 बजे तक किसी भी दिन, लेकिन नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। नाउ कोरम कितना होता है? आपने पढ़ा था, पब्लिक कंपनी का कोरम होता है 5, 15, 30 और प्राइवेट का 2, यस और नो? ये भी पढ़ा है आपने तो, पक्का एवरीवन, ठीक है। और अगर मान लो एडजर्न कर दिया गया मीटिंग की क्योंकि कोरम प्रेजेंट नहीं था, तो ये भी मैंने बताया था कि मीटिंग एडजर्न कब कब होगी, जब कोरम प्रेजेंट नहीं है। तो फिर मीटिंग कब होगी मैम? इस ऐसे केस में कोरम क्या होता है पहले बताओ? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जितने ज़रूरी है, अगर वो प्रेजेंट नहीं है कंपनी में तो हम लोग क्या बोलेंगे? कोरम इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, कंपनी ने लीगल प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया है, ठीक है, ओके। इन सच केस जब आपने एडजर्न कर दिया ना जनरल मीटिंग को, तो इन सच केस अगले हफ्ते सेम दिन, सेम टाइम एंड सेम प्लेस पे जनरल मीटिंग वापस से कंडक्ट करी जाएगी, और फिर से कोरम प्रेजेंट होना चाहिए। फिर नहीं हुआ तो कैंसिल, पोस्टपोन। कोरम नहीं होगा तो मीटिंग नहीं हो सकती, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं है, तो तुम चीटिंग कर लोगे यारो, यस और नो? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आप अगर ऐसे बोल रहे हो कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेना है घर में, ठीक है, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, मम्मा के साथ मिलके ही ले लेते हैं। मम्मा बोलती नहीं डैडी नहीं अभी घर पे, नॉट अलाउड, घर पे कोई है ही नहीं, घर पे कोई बड़ा ही नहीं है। अरे मम्मा आपने तो परमिशन दी थी, नहीं नॉट अलाउड, घर पे बड़ा नहीं है कोई। डियर मिनिमम जितने मेंबर्स चाहिए डिसीजन लेने के लिए, अगर वही नहीं है तो क्या मतलब है मीटिंग का? समझ में आ रहा है?
अच्छा, इन केस मान लो मैडम ये सारी कंडीशन फॉलो नहीं हुई, कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं हुआ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है एजीएम लेना और हमने वो भी फॉलो नहीं किया, तो आप डिफॉल्टेड कहलाओगे। डिफॉल्ट, आपने डिफॉल्ट किया है इन होल्डिंग एजीएम। और ऐसे केस में, ठीक है, मतलब आपने कोरम प्रेजेंट नहीं है या लीगल प्रोविजन कंप्लाई नहीं किया है। कोरम मतलब ये 5, 15, 30 मेंबर नहीं है प्रेजेंट। ओके, आपने नेशनल हॉलीडे में मीटिंग ले ली, दिक्कत वाली बात हो गई, लोग अपने हॉलीडे मनाने गए थे और तुमने उसी टाइम पे मीटिंग ले ली। तो ऐसे केस में कोई भी प्रोविजन फॉलो नहीं किया है तो क्या होगा? तो इफ एजीएम इज नॉट हेल्ड एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट और या फिर इंस्ट्रक्शन ऑफ सीजी, अगर या तो कंपनीज एक्ट बोलता है वो तुम फॉलो नहीं किया, या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी तुम्हें बोल रहा है तुमने फॉलो नहीं किया है, तो उस केस में भी पेनल्टी कितनी हो जाएगी पता है? 1 लाख रुपए हो जाएगी। 1 लाख रुपीज का फाइन है। और अगर यही डिफॉल्ट चलता गया ना तो 5,000 रुपीज पर डे फाइन चलता रहेगा। इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट, की डिफॉल्ट अभी भी चालू है, कोरम अभी भी नहीं है, तो 5,000 रुपीज पर डे की पेनल्टी लगेगी। कौन भरेगा? कंपनी और एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट। ये सब लोग मिलके इतना पैसा भरेंगे। इज दिस पार्ट क्लियर एवरीवन? कितना लगेगा फाइन? 1 लाख रुपए। और अगर ये डिफॉल्ट कंटिन्यूइंग है, डॉट 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 चलता रहा तो ये डिफॉल्ट, तो 5,000 रुपये एक दिन का लगेगा। क्लियर है एवरीबॉडी? तो यहाँ पे आपको पढ़ना क्या था? कुछ भी तो नहीं पढ़ना था। डिफॉल्ट एक पार्ट नया था, यस, ये डिफॉल्ट एक पार्ट आपके लिए नया था। एडजमेंट आपको पता है, कोरम आपको पता है 5, 15, 30, देखो लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह से पढ़ाया मैंने आपको। डेट टाइम प्लेस पता है कि बिजनेस आवर्स में ही होता है मीटिंग। 21 डेज का क्लियर नोटिस है, ये तुम्हें पता है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं पता था और पेनल्टी नहीं पता थी, बाकी सारी चीज़ें आपको पता थी। यस और नो? मैं इसलिए बोलती पता है, एसपी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो ना नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड सब्जेक्ट है, रिपीटेड है। यहाँ पे कई बार सेम चीज़ें बार बार रिपीट होती है। जैसे ओआर के बारे में उसने रिजोल्यूशन बताया, तो रिजोल्यूशन में भी कौन कौन से ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में कौन से पॉइंट डिस्कस करेंगे वो उनको वहाँ पे भी बताना पड़ा, और एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग वहाँ पे भी बताना पड़ेगा। एम आई क्लियर? डन डियर एवरीबॉडी? फटाफट से रिकॉल कर लेते एजीएम के सारे पॉइंट्स वापस से। वही, कौन कन्वीन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। टाइम लिमिट टेबल रेफर कर लेना। फिर पब्लिक 5, 15, 30, प्राइवेट कंपनी के लिए 2। नोटिस कितने दिन पहले देना है? 21 डेज पहले। पेनल्टी कितनी लगेगी? 1,000 और 5,000 पर डे अगर डिफॉल्ट चलता जाएगा तो। डन क्लियर एवरीबॉडी? नाउ ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स आ गई है, कुछ अर्जेंट और स्पेशल मैटर्स आ गए हैं जिसके कारण आपको ईजीएम बुलाना पड़ रहा है। ओके डन, एक्स्ट्रा मैटर्स आ गए, कुछ स्पेशल मैटर्स आ गए जिसपे हमें ट्रांजैक्शंस करने हैं। ठीक है, तो कहने से कि ये जो स्पेशल मैटर्स है दे आर कॉल्ड ए स्पेशल बिजनेस। कहने से ये जो स्पेशल मैटर्स है, these special matters are known as special business. Such special matters which are transacted in EGM is called as special business. अब ये special business है, तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या? स्पेशल रिजोल्यूशन याद आ रहा है? स्पेशल रिजोल्यूशन याद आ रहा है एवरीबॉडी? तो अब तुम थोड़ा सा नोटिस करना, ये ईजीएम कुछ नहीं है बल्कि आपके स्पेशल रिजोल्यूशन में जो भी पॉइंट्स, और वहाँ पे मैंने आपकी मैम ने बताए थे एमओए एओए के, एमओए एओए से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे वो यहाँ होंगे। ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए, ऑल्ट्रेशन ऑफ एओए, डायरेक्टर को रिमूव करना उसके एक्सपायरी ऑफ द टर्म से पहले, या उसका जो टर्म एक्सपायर होने वाला 5 साल के लिए अपॉइंट है उसके पहले रिमूव करना है, ऑडिटर को रिमूव करना है, कंपनी को वाइंड अप करना है, किसी दूसरे ऑडिटर को रिटायरिंग ऑडिटर के प्लेस में डालना है, किसी दूसरे डायरेक्टर को रिटायरिंग डायरेक्टर के प्लेस पे डालना है। यस सर नो एवरीबॉडी? याद आया? लास्ट लेक्चर में ही किया है, मतलब लास्ट चैप्टर में किया है डियर। यस सर नो? चलो, तो अब एक चीज देखना, स्पेशल, अभी ऑर्डिनरी जो रिजोल्यूशन वाला जो चैप्टर था ओआर में हमने ऐसे बोला कि ऑर्डिनरी बिजनेस का ट्रांजैक्शन किया जाएगा
स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए हमने बोला था कि स्पेशल बिजनेस का ट्रांजैक्शन किया जाएगा, ठीक है। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के लिए कहने से एनुअल जनरल मीटिंग होता है। इस स्पेशल बिजनेस और इस स्पेशल ये जो एसआर पास होता है, ये जो स्पेशल और अर्जेंट मैटर्स है, इसके लिए ईजीएम होता है। कैन आई से दिस पार्ट? कैन आई से दिस पार्ट? पूरा ही सेम है फिर तो, प्रीवियस चैप्टर ये चैप्टर पूरा सेम है। यस और नो? डन एवरीबॉडी? समझ में आया आपको? वहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन बोला उन्होंने कि स्पेशल बिजनेस स्पेशल रिजोल्यूशन में ट्रांजैक्ट किया जाता है। यहाँ पे बोले कि जो स्पेशल मैटर्स आप डिस्कस करने वाले हो स्पेशल बिजनेस है, और स्पेशल बिजनेस स्पेशल रिजोल्यूशन है, और क्या है, सारी चैप्टर पूरा लिंक हो गया अपना, ठीक है। लिंकेज हुआ कि लास्ट चैप्टर से रिलेटेड है। ओके नाउ अब एक चीज ध्यान देना, ईजीएम जो है कभी भी दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में अगर आपको कोई मीटिंग बुलानी है तो ऑब्वियसली ईजीएम बुलाओगे। दिस मीटिंग इज कन्वीन बिटवीन टू एजीएम, खत्म। नाउ व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस? लीगल प्रोविजन बहुत ही सिंपल है। किसके पास में अथॉरिटी कन्वीन करने की? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन बुलाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द राइट टू कॉल एन ईजीएम बाय गिविंग प्रॉपर नोटिस टू शेयर होल्डर्स। ओके सर, लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नहीं बुलाया, ठीक है, या मुझे एक बात बताओ, क्या मेंबर्स मतलब कौन से मेंबर्स? इक्विटी शेयर होल्डर्स। अरे मेंबर्स बोला तो शेयर होल्डर, लेकिन एजीएम कौन कंडक्ट करता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के तो होता है ना, यस और नो? देखो वापस से चलो, ये जो जनरल मीटिंग होती है ये इक्विटी शेयर होल्डर्स की तो होती है। कहाँ दिया था? हाँ ये रहा। ये जनरल मीटिंग किसकी होती है? इक्विटी शेयर होल्डर्स की होती है। मैडम मतलब एजीएम भी इक्विटी शेयर होल्डर एंड ईजीएम भी इक्विटी शेयर होल्डर? जी हाँ। डन एवरीबॉडी? इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे जब मेंबर्स लिखा ना उन्होंने, तो मैंने आपको स्पेसिफिकली लिख के दिया कि इक्विटी शेयर होल्डर। लिखो यहाँ पे, ये चीज़ लिख लो, आपको बार बार माइंड में ऐसे हैमर होता रहेगा, और कब कौन सी लाइन एग्जाम में याद आएगी आपको ध्यान में भी नहीं आएगा, ठीक है। ओके मिटा दूँ अभी? नाउ बोर्ड जो है, या तो वो खुद ईजीएम कॉल करेंगे, या फिर बोर्ड जो है वो खुद ईजीएम कॉल करेगा, या फिर बोर्ड मेंबर्स के बोलने पे, ये जो शेयर होल्डर्स ने बोला बोर्ड को कि नहीं हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग चाहिए, क्योंकि आप समझने की कोशिश करो डियर, एनुअल जनरल मीटिंग है, इनका अधिकार है। अगर इसके अलावा भी इनको लगता है, हर साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग होती है, बट अगर इसके अलावा भी इनको लगता है कि और मीटिंग बुलानी चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी चाहिए, तो ये लोग बिंदास बुला सकता है। डन? क्लियर है? बोर्ड ऑन रिक्वेजिशन ऑफ मेंबर्स, बोर्ड कब बुलाएगा ईजीएम? जब मेंबर ने रिक्वेस्ट किया यहाँ पे। तो एक काम करो ना, यहाँ पे एक एरो बनाओ, मेंबर्स ने रिक्वेस्ट किया है बोर्ड को, ठीक है, मेंबर ने क्या किया? रिक्वेस्ट किया है बोर्ड को, तो बोर्ड ईजीएम बुला सकता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? बट ऐसी कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल है, तो वहां पे कितने मेंबर्स लगेंगे? सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन बोला, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। ऐसी कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल है, वहां पे कम से कम एटलीस्ट 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, जो मेंबर्स ऐसे मेंबर्स है जिनके पास में मिनिमम 10% शेयर कैपिटल है, ठीक है, 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल है। 1/10 और 10% एक ही होता है गाइज, एवरीवन, 1/10 और 10% एक ही होता है। 1/10 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 10%। तो बट लिखना एग्जाम में आपने 1/10 ही लिखना है, आपने 10% नहीं लिखना है, ठीक है। डोंट गो फॉर दिस, वो जैसे लॉ बोलते हैं ना वो आप वैसे ही लिखो। तो ऐसी कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल है, तो मेंबर्स होल्डिंग कितने मेंबर्स बुला सकते हैं? कितने मेंबर्स ईजीएम बुला सकते हैं? 1/10, एटलीस्ट 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। PUSC क्या है यहाँ पे? पेड अप शेयर कैपिटल। क्लियर एवरीबॉडी? तो इतने मेंबर्स बुला सकते हैं, ये इतने मेंबर्स बोल सकते हैं कि नहीं हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग चाहिए। डन एवरीबॉडी? या फिर
ऐसी कंपनी है जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है तो 10% वोटिंग पावर, जिनके पास में, जो मेंबर्स है जिनके पास में 10% वोटिंग पावर है, कंपनी में वोट करने का पावर है, वो लोग ईजीएम बुला सकते हैं। वो जो मेंबर्स है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिक्वेजिशन कर सकते हैं। रिक्वेजिशन एंड रिक्वेस्ट आर वन एंड द सेम थिंग। रिक्वेजिशन मतलब डियर रिक्वेस्ट, एम आई क्लियर एवरीबॉडी? मैंने वहां लिखकर भी दिया, एरो के ऊपर लिखा है रिक्वेस्ट, रिक्वेजिशन के ऊपर देखो लिखा है रिक्वेस्ट रेड कलर में, ठीक है? ओके चलो बताओ मुझे, कंपनी में अगर शेयर कैपिटल है तो कितने लोगों का रिक्वेजिशन जाना चाहिए? एटलीस्ट 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। और कंपनी में अगर शेयर कैपिटल नहीं तो कितने लोगों का जाना चाहिए, कितने मेंबर्स ने बोलना चाहिए? एटलीस्ट 10% ऑफ द वोटिंग पावर्स। ऐसे मेंबर जिनके पास में 10% वोटिंग पावर है उन्होंने एप्लीकेशन देना चाहिए, उन्होंने रिक्वेजिशन देना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करेंगे। डन एवरीबॉडी? और कितने दिन में कॉल करने का? जब रिक्वेजिशन मिला है ना, ये बोर्ड को जब तुमने रिक्वेजिशन दिया इसके 45 डेज के अंदर, 45 दिन के अंदर अंदर इसको मीटिंग को कॉल करना पड़ेगा। विद इन दिस 45 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ रिक्वेजिशन फ्रॉम द मेंबर्स। किसको मिल रहा है? बोर्ड। कौन होल्ड करेगा ईजीएम? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर है एवरीबॉडी? ठीक है मैम, लेकिन अगर मान लो हम लोगों ने बोला, हम लोग इतने सारे शेयर होल्डर्स ने बोला, लेकिन फिर भी बोर्ड ने नहीं कॉल किया तो आप खुद ब खुद कर लेना। रिक्वेजिशनर्स themselves कैन ऑल्सो होल्ड ईजीएम, कैन ऑल्सो कॉल फॉर द ईजीएम। डन एवरीबॉडी? नेक्स्ट पॉइंट वही है, जो रिक्वेजिशनिस्ट है वो खुद कौन है यहाँ पे रिक्वेजिशनिस्ट? कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? शेयर होल्डर्स रे, ये दोनों, और कोई नहीं है, ठीक है? तो हम खुद चाहे, देखो इफ बोर्ड फेल्स टू कॉल ईजीएम, अगर बोर्ड ने ईजीएम कॉल नहीं किया, मेंबर्स कैन बी कॉल्ड बाय मीटिंग कैन बी कॉल्ड बाय द रिक्वेजिशनिस्ट themselves एंड शुड बी हेल्ड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्वेजिशन। आप खुद ब खुद मीटिंग बुला सकते हो, 3 महीने के अंदर अंदर मीटिंग ले भी सकते हो, ठीक है? दूसरा क्या था? नोटिस। तो थोड़ा ध्यान देंगे, ये नोटिस से लेके, डेट से लेके, ये कोरम से तक, नोटिस 21 डेज क्लियर नोटिस ईजीएम के लिए भी उतना ही लगेगा, ठीक है? 21 दिन जनरल मीटिंग बोला, मतलब एजीएम ईजीएम दोनों आ गए इसमें। बोर्ड मीटिंग में 7 दिन पहले नोटिस देनी पड़ती है, बोर्ड मीटिंग के 7 दिन पहले, और यहाँ पे जनरल मीटिंग के 21 दिन पहले नोटिस देनी पड़ती है। यस और नो एवरीबॉडी? ओके, सेम पॉइंट है, डिक्टो सेम है। डेट टाइम प्लेस बिजनेस आवर्स में होगा, नेशनल हॉलीडे नहीं होना मांगता। कोरम 5, 15, 30, और प्राइवेट कंपनी है तो 2 कोरम। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने प्रेजेंट होने चाहिए? 2। ये पूरे 3, 4, 5 पॉइंट एग्जैक्टली सेम है। नोटिस का, डेट टाइम प्लेस का और कोरम एग्जैक्टली इज सेम फॉर ईजीएम एंड ईजीएम। डन। अब ये चीज इसलिए मैंने वापस आपके नोट्स में नहीं लिखी है, मुझे आपके नोट्स कंसाइज चाहिए। एटलीस्ट एसपी ऑलरेडी इतना वास्ट सब्जेक्ट है डियर, जितना शॉर्ट एंड स्वीट हो उतना बेटर है, ठीक है एवरीबॉडी? और आपको ये समझ में भी आ रहा है कि क्यों ये दोनों सेम है? क्योंकि जब उन्होंने हमें बताया था 21 डेज क्लियर नोटिस, तो उन्होंने क्लियरली बोला क्लियर नोटिस 21 डेज 21 डेज क्लियर नोटिस चाहिए, है ना? तो उन्होंने जनरल मीटिंग के लिए बोला अलग और बोर्ड मीटिंग के लिए बोला। तो इसका मतलब क्या हुआ? जनरल मीटिंग में तो और भी है, एक है एजीएम, दूसरा है ईजीएम, मतलब इसके लिए भी सेम टाइम लिमिट है। और इसके लिए कितना दिया था? 7 डेज मीटिंग के पहले अपन को बोर्ड मीटिंग के लिए इन्फॉर्म करना पड़ेगा, नोटिस देनी पड़ेगी। डन एवरीबॉडी? क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? ओके डियर, देन वी विल स्टॉप टिल हियर, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए अलविदा। यस बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।